हेलो डियर लर्नर्स। आज इस वीडियो में मैं 100 MCQ डिस्कस करने वाला हूँ। ये MCQ है जो ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट के बेसिस पे है, मतलब ये इंटरनेशनल बिजनेस के सब्जेक्ट है जो उसके बेसिस पे MCQ है। ये 100 MCQ है। आप अगर ये पूरे 100 MCQ को देखते हैं तो जाहिर सी बात है आपका इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड जितने भी सारे MCQ के क्वेश्चंस हैं वो सब इसमें कवर है। आप ऑब्वियसली इस वीडियो को देखकर आप पूरी तरीके से श्योर हो सकते हैं कि हाँ, आपको अधिकतर क्वेश्चंस इससे फंस जाएंगे। बेसिकली ये जो वीडियो है ये NTA नेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कराया जा रहा है। और भी अदर एग्ज़ाम होते हैं रिलेटेड टू कॉमर्स, ये सारे ऑप्शंस आपके हेल्पफुल होंगे। सो चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, जियोग्राफिकल इंडिकेट स्पेसिफाई, यानी जो जियोग्राफिकल है उसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स, मतलब जहाँ पे गुड्स को ओरिजिन किया गया है ऐसा जगह। बी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट एसोसिएटेड विद द प्लेस ऑफ ओरिजिन। अच्छा, बी ये बोल रहा है कि कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है उस प्रोडक्ट का जो उस प्लेस से, जहाँ पे उस प्लेस से उसका संबंध एसोसिएट है। प्लेस एंड स्पेशल कैरेक्टर ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का स्पेशल प्लेस और उसका स्पेशल कैरेक्टर क्या है। एंड डी प्लेस और स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो कौन सा इसमें देखिए, सी ऑप्शन ये होगा। क्यों सी ऑप्शन क्यों होगा? देखिए, किसी भी प्रोडक्ट का जो प्लेस भी होगा और उसका स्पेशल कैरेक्टर होती है, इसी बेसिस पे आप डिफ़ाइन करते हो कि वो गुड्स कहाँ पे है, कहाँ का है, उसकी जियोग्राफिकल बैकग्राउंड के बारे में आप पता करते हो। तो स्पेशलिटी, उसके बाद प्लेस। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होगा, बिजनेस अक्रॉस सेवरल कंट्रीज with the some decentralization of management decision making to subsidiaries is। ये क्या बोल रहा है कि बिजनेस अक्रॉस सेवरल कंट्री, आप बिजनेस शुरू करते हो तो अलग अलग कंट्रियों में आप बिजनेस कर रहे हो, एंड विथ सम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, और जिसका मैनेजमेंट जो होता है वो डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज मतलब कि आप अलग अलग कंट्री में अपने बिजनेस को फैला के रखे हो, तो उसका जो मेन जो सेंट्रलाइज होगा वो किसी एक कंट्री में होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग टू सब्सिडरी जो होता है वो किस बिजनेस में होता है? डिसेंट्रलाइजेशन, यानी एक आप कंट्री में ही रह के आप सारे बिजनेस को सेंट्रलाइज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अलग अलग कंट्री में बिज़नेस को हैंडल करने के लिए आपको सेंट्रल पावर देनी पड़ती है, डिसीज़न लेने के लिए अपने सब्सिडी के बिहाफ पे। तो ऐसे कौन से बिजनेस होते हैं? ये मल्टीनेशनल बिजनेस होती है, क्योंकि मल्टीनेशनल बिजनेस का मतलब ही हो गया कि आप एक से ज़्यादा कंट्री में अपने बिजनेस को फैला के रखें हैं। सारे बिजनेस को चलाने के लिए आपको उनको पावर देनी पड़ेगी ताकि वो कुछ डिसीजन ले सके अपनी सब्सिडी के लिए। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी मल्टीनेशनल बिजनेस। तीसरा, लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ इमोबाइल। लैंड जो होता है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इमोबाइल पार्ट बोला जाता है। क्यों? बिकॉज लैंड कभी मूव नहीं हो सकता एक जगह से दूसरे जगह पे, इसीलिए विद इन द रीजन एंड रीजन बिटवीन द कंट्रीज, सी विद इन द नेशन इन ऑल केसेस। तो ये सारे केसेस के लिए होती है, क्योंकि देखो विद इन द रीजन होती है लैंड, एक रीजन के एक लैंड जो होता है वो एक एरिया होती है, उस एरिया में ही लैंड पाया जाता है और उस एरिया में ही आप अपनी प्रोडक्शंस करते हो। बिटवीन द कंट्रीज़ भी हो सकती है, जाहिर सी बात है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के बीच में भी वो लैंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हो सकती है। तो बहुत सारी कंट्रीज होती हैं जिनके बीच में ये लैंड्स आ सकती है। विद इन द नेशन हो सकती है, नेशन के अंदर हो सकती है, कंट्री के बीच में हो सकती है, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर हो सकती है। तो सारे केसेस भी हो सकती है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। एंड फोर्थ है, इमूवेबिलिटी ऑफ लेबर अमोंग नेशन इज़। इमूवेबिलिटी ऑफ लेबर अमोंग नेशन, नेशंस के बीच में जो लेबर का इमूवेबिलिटी होता है, मतलब कि मूवमेंट नहीं होती है लेबर का, इज़ वो क्या होता है? एब्सल्यूट होता है, पूर्ण तरीके से होता है, मतलब पूरी तरीके से इमूवेबिलिटी होती है लेबर का नेशंस के बीच में। दूसरा, रिलेटिवली ऑफ अ हायर डिग्री दैन अमोंग रीजन्स इन द सेम कंट्री। तीसरा, रिलेटिवली ईजियर दैन मूवमेंट विद इन द कंट्री एंड ऑफ द सेम डिग्री एज विद इन द कंट्री। बी इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि
अगर जिसके पास हायर डिग्री है बहुत सारे रीजंस के बीच में उसी कंट्री में, तो जाहिर सी बात है उसकी इमोबिलिटी नहीं होती है, उस लेबर की इमोबिलिटी नहीं होगी। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। फिफ्थ है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का आप क्या करते हो, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशंस करते हो। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब होता है आप कोई फिक्स आप बता के नहीं कर रहे हो कि हम अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को हम फिक्स पैमाने पे डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं, अनइवन तरीके से हम उसका डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इज़ द ओनली कॉजेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इसका रीज़न क्यों होता है, इसका रीज़न क्या ये केवल इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से होता है। बी ऑप्शन इज़ द मेजर फैक्टर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। सी इज़ द अमंग द मेजर फैक्टर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। मेजर फैक्टर्स, मेजर फैक्टर्स का मतलब कि अधिकतर जो फैक्टर्स होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में वो यही होता है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन ही होगा। एंड सिक्स क्वेश्चन है द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट डिफ्रेंशिएट इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम डोमेस्टिक बिजनेस। डिफरेंट कंट्री करेंसी, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट मोबिलिटी, ट्रेड पॉलिसीज़। यानी कौन सा फैक्टर है डज नॉट डिफ्रेंशिएट इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम डोमेस्टिक बिजनेस। मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर है जो आपको डिफरेंस बताता है डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस के बीच में, नहीं है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्वालिटी, क्योंकि जाहिर सी बात है डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो और डिफरेंशियल इंटरनेशनल प्रोडक्ट हो, तो इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट होता है, डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है, उन दोनों के बीच में क्वालिटी को लेकर हम इशू क्रिएट नहीं करते हैं कि नहीं ये इसकी क्वालिटी अच्छी है क्योंकि ये बाहर का बना है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है क्योंकि ये डोमेस्टिक, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये कोई फैक्टर नहीं होता है। डिफरेंट करेंसी होती है, ये फैक्टर हो सकता है। प्रोडक्ट मोबिलिटी होती है, ये फैक्टर हो सकता है। ट्रेड पॉलिसी हो सकती है, लेकिन बी प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद 7 हो जाएगा फ्री इंटरनेशनल ट्रेड मैक्सिमाइजेशन वर्ल्ड आउटपुट थ्रू। यानी फ्री इंटरनेशनल ट्रेड मैक्सिमाइजेशन, आप चाहते हो कि आपका जो बिजनेस है वो फ्री इंटरनेशनल लेवल तक ट्रेड करे, मैक्सिमाइज ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करे। तो इसका थ्रू, ये किसके थ्रू कर सकते हो आप, कंट्री स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स दे आर बेस्ट सूटेड फॉर, मतलब कि ऐसी कोई कंट्री है जो जिस गुड्स की वो ट्रेड करना चाहती है उस गुड्स में वो स्पेशलाइज है, मतलब बेस्ट है उस चीज़ में, उस गुड्स के प्रोडक्शन में। तो जाहिर सी बात है अगर आप कोई गुड्स बना रहे हो जो आप ही की कंट्री बनती है और आप उस गुड्स के एक्सपर्ट हो, उस गुड्स प्रोडक्शन करने में आप स्पेशल हासिल करके रखे हो, स्पेशलिस्ट हो, तो जाहिर सी बात है कि आपका फ्री इंटरनेशनल ट्रेड मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा ही होगा पूरे वर्ल्ड में। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। टैक्सेशन रिडक्शन का कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। आप टैक्स कम करोगे तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं आपका ट्रेड जो होगा वो इंटरनेशनल लेवल तक फ्री में और मैक्सिमम होगा, ये कोई रीज़न नहीं हो सकता। इंक्रीज फैक्टर इनकम, आप फैक्टर इनकम इंक्रीज़ करोगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। फैक्टर इनकम इंक्रीज़ करने का मतलब आप लेबर को वेजेस, सैलरी वगैरह ज़्यादा पे कर रहे हो, तो ये भी कोई फैक्टर आपका नहीं बन सकता कि आप अपने इंटरनेशनल ट्रेड को फ्री में मैक्सिमाइज़ कर सको। इंक्रीजिंग कंपटीशन, आप कंपटीशन को इंक्रीज़ करने का इसमें कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो यही ऑप्शन है, जाहिर सी बात है इसका। इंटरनेशनल बिजनेस डज नॉट रिजल्ट इन द फॉलोइंग। डी, देखिए यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस डज नॉट रिजल्ट इन द फॉलोइंग। इंटरनेशनल बिजनेस का कौन सा रिजल्ट नहीं होता है, नीचे मतलब परिणाम नहीं होता है। इनोवेशन इज़ इंकरेज, मतलब इनोवेशन जो होता है क्या, मतलब आप इंटरनेशनल बिजनेस करोगे तभी आपका इनोवेशन होगा, आप इनोवेशन तभी इंक्रीज कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, ये तो गलत है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज़ इंकरेज, नो। इम्पोर्ट्स आर रेंडर चीप, आप जो इम्पोर्ट्स करते हैं वो रेंडर करते हैं, जो हम इम्पोर्ट्स मंगाते हैं वो चीप होता है, सस्ता होता है, इसलिए आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंजम्पशन इज़ मिनिमाइज्ड, कंजम्पशन इज़ मिनिमाइज, मतलब आप जो कंजम्पशंस करते हैं वो क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है। हाँ, कैसे, क्योंकि देखिए आप इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे तो आपका जो कंजम्पशंस होता है वो डोमेस्टिक कंट्री में आपका क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा, मिनिमाइज होता है, लेकिन बाहर कंट्री में क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। तो ये एक रिजल्ट नहीं हो सकता कि कंजम्पशन इज़ मिनिमाइज, मतलब कि आपका बिजनेस है, आप बिजनेस कर रहे हो, इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपकी कंजम्पशन जो है वो मिनिमाइज़ होने का यहाँ पे कोई फैक्टर ही नहीं बनता।
जबकि कंजम्पशन आपका मैक्सिमाइज होगा। आप इंटरनेशनल तक बिजनेस कर रहे हो तो आपका बिजनेस ब्रॉड हो रहा है, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, तो आपके जो भी गुड्स या ट्रेड हैं वो उसके कंजम्पशन ज़्यादा होंगे, तो ये मिनिमाइज हो रहा है तो रिजल्ट होगा ही नहीं। तो ठीक है, इनोवेशन को इंक्रीज करता है, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी होती है। इंपोर्ट्स आर रैंडम चीप, और ये आपका जो इंपोर्ट्स जो होती है वो चीप हो जाती है। तो ये सब तो हो सकते हैं रिजल्ट इसका, लेकिन डी नहीं होगा। कंजम्पशन मिनिमाइज नहीं होता है, मैक्सिमाइज होता है, मैक्सिमम होता है आपका कंजम्पशन। 9 हो जाएगा, बाय इंटरिंग इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस अ फर्म एक्सपेक्ट इम्प्रूवमेंट इन marketing, all spheres of the marketing operation and finance simultaneously, any or all spheres of marketing operation and finance, and D finance only। मतलब ये बोल रहा है कि बाय एंट्रिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करना चाहते हो, आप जाना चाहते हो, तो फॉर्म को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, उसे मार्केटिंग में करना चाहिए या फिर मार्केटिंग के सारे पहलू में करना चाहिए, जैसे ऑपरेशन, फिनांस, इन सब में एक साथ करना चाहिए इम्प्रूवमेंट, या फिर एनी आर ऑल स्पेयर ऑफ द मार्केटिंग ऑपरेशन एंड फिनांस। एनी या ऑल स्पेयर ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का एक या सभी स्पेयर्स में, ऑपरेशन और फिनांस में उसे इम्प्रूवमेंट करने का उम्मीद रखना चाहिए। तो सी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि आपको मार्केटिंग भी करना है, आपको अपने बिजनेस को कैसे आगे ले जाना है, यानी ऑपरेटिंग में भी आपको ध्यान देना है, और आपको पैसे कहाँ से लाना है इसको भी ध्यान देना है। तो ये जाहिर सी बात है, आपको इंटरनेशनल बिजनेस में अगर इंटर करना है तो आपको ये तीनों फेज के सारे पहलू पे आपको ध्यान देनी पड़ेगी। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, बाय हैविंग बिजनेस इन डिफरेंट कंट्रीज और फॉर्म रिड्यूस। अगर मतलब ये बोल रहा है कि अगर कोई ऐसी बिजनेस है जिसका अलग अलग कंट्री में बिजनेस है, ठीक है, कोई ऐसा फॉर्म है, बाय हैविंग बिजनेस इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्री में उसका बिजनेस है, फॉर्म रिड्यूसेस, तो फॉर्म क्या रिड्यूसेस करता है, क्या कम होता है फॉर्म का? क्रेडिट रिस्क कम होती है, पॉलिटिकल रिस्क कम होती है, फाइनेंशियल रिस्क कम होती है, बिजनेस रिस्क कम होती है। क्रेडिट रिस्क तो देखिए और बढ़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अपना बिजनेस बढ़ाएंगे तो आपका क्रेडिट बढ़ेगा, तो जब क्रेडिट बढ़ेगा तो रिस्क भी बढ़ जाएगी। पॉलिटिकल रिस्क मतलब ये हम बोल सकते हैं कि हाँ, आपका पॉलिटिकल रिस्क कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अलग अलग कंट्री में आपका बिजनेस है तो अलग अलग वहाँ के पॉलिटिक्स से आपका बिजनेस इंटरलिंक होता है, तो जो पॉलिटिकल सपोर्ट होती है वो उनसे मिल जाती है, तो इसलिए पॉलिटिकल रिस्क कम हो जाती है। तो ये बी ऑप्शन सही होगा, और बाकी ऑप्शन तो गलत ही है। जाहिर सी बात है, आप लॉजिकल सोचेंगे, इसमें एक रिलेशन पॉजिटिव बनती है कि जितना भी ज़्यादा आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा रिस्क आपकी बढ़ती जाएगी, चाहे आपका क्रेडिट रिस्क हो, चाहे फाइनेंशियल रिस्क हो, चाहे बिजनेस रिस्क हो। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, नाउ 11 क्वेश्चन, होली ओन्ड सब्सिडी कैन बी सेटअप। होली ओन्ड सब्सिडी मतलब पूरी तरीके से आप खुद का सब्सिडरी कंपनी हो या फर्म हो, आप सेटअप करना चाहते हो यार, तो क्या करेंगे आप? एज वो ग्रीन फील्ड वेंचर कहलाएगा, या टू एक्वायर एन एग्जिस्टिंग फर्म कहलाएगा। एग्जिस्टिंग फर्म मतलब नहीं बोल सकते, आप खुद का बना रहे हो तो एग्जिस्टिंग फर्म को आप कैसे एक्वायर करते, ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, ये तो कभी सही हो ही नहीं सकता। सी टू हैव अ प्रोडक्ट मार्केटेड ओवरसीज, नो। टू हैव अ मैनेजमेंट इन ओवरसीज, सब गलत, पहला ही होगा, क्योंकि ग्रीन फील्ड वेंचर का आपने पढ़ा होगा। ग्रीन फील्ड का मतलब हो गया आप शुरू से, यानी आप शुरू से कोई बिजनेस आप बना रहे हो बाहर जाके किसी भी कंट्री में, तो उसको ग्रीन फील्ड बोलते हैं। ग्रीन फील्ड का मतलब हुआ कि आप वहाँ पे जाके खुद का लैंड खरीदते हो बिजनेस के लिए, और सारे प्लांट वगैरह सब स्टेबल करते हो अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो ग्रीन फील्ड कहलाता है। और एक दूसरा होता है ब्राउन फील्ड वेंचर्स, तो उसमें क्या होता है, आप एक्वायर करते हो, एग्जिस्टिंग बिजनेस से आप एक्वायर कर लेते हो, तो वो आपका ब्राउन फील्ड वेंचर्स कहलाता है। तो ये ऑप्शन ए ही सही होगा, क्योंकि आप यहाँ पे सेटअप कर रहे हो, जब सेटअप करने की बात आएगी तो ग्रीन फील्ड वेंचर्स में ही आती है। 12 क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा? द एसेंशियल फीचर ऑफ द एफडीआई। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका फीचर्स क्या होता है, एसेंशियल फीचर्स क्या होता है? इन्वेस्टमेंट ऑफ ए वेरी हाई वैल्यू, आप इन्वेस्टमेंट करते हो बहुत ज़्यादा वैल्यू में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हो, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसका फॉरेन पोर्टफोलियो होती है, ठीक है, उस पर करते हैं। ये एफडीआई होती है, और एक एफपीआई होती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है। एंड सी इन्वेस्टर इन्फ्लुएंस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द इंटरप्राइज, इन्वेस्टर्स इन्फ्लुएंस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द इंटरप्राइज, मतलब ये कह रहा है कि जो इन्वेस्टर का प्रभाव होता है वो किसी भी बिजनेस के मैनेजमेंट के ऊपर प्रभाव डालता है, यानी इन्वेस्टर इन्फ्लुएंस करता है इंटरप्राइजेस के मैनेजमेंट के ऊपर।
तो ये तो सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है उसका मेन फीचर होता है बिजनेस के मैनेजमेंट के ऊपर प्रभाव डालना। अगर ज़्यादा इन्वेस्टर आते हैं तो मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा प्रभाव आते हैं, मैनेजमेंट ज़्यादा फंड को सोचता है अपने बिजनेस में, अलग अलग डिसीजन से उसको बेस्ट यूटिलाइज करने की कोशिश करता है, तो ये मैनेजमेंट के ऊपर ही प्रभाव डालेगा। तो सी ऑप्शन ही सही होगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा इसका, क्योंकि उसका कोई एसेंशियल फीचर हो ही नहीं सकता। वेरी हाई वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट होता है। 13 क्वेश्चन, नो न्यू इन्वेस्टमेंट इन द होस्ट कंट्री इज क्रिएटेड इन द केस ऑफ। नो न्यू इन्वेस्टमेंट इन द होस्ट कंट्री यानी जो होस्ट कंट्री, अच्छा होस्ट कंट्री क्या होता है? होस्ट कंट्री का मतलब यहाँ पे हो जाएगा जो कंट्री इन्वेस्टमेंट कर रही है। नो न्यू इन्वेस्टमेंट इन द होस्ट कंट्री इन क्रिएटेड इन केस ऑफ, इन क्रिएटेड इन केस ऑफ क्या होगा? ग्रीनफील्ड एफडीआई होगा, एक्विजिशन होगा, हॉरिजॉन्टल एफडीआई होगा, वर्टिकल एफडीआई होगा। ग्रीनफील्ड एफडीआई क्या होता है? मैंने बताया जो शुरू से जाके अपने बिजनेस को सेटअप करते हैं उसको ग्रीनफील्ड एफडीआई कहते हैं। हॉरिजॉन्टल एफडीआई क्या होता है? एक मिनट, देखिए जो हॉरिजॉन्टल एफडीआई होती है वो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल एफडीआई जो होती है वो ऐसी एफडीआई होती है जिसमें एक कंपनी होती है दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है। वो मर्ज इसलिए होती है ताकि वो उस कंट्री के मार्केट में अपना वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है, कि इसीलिए वो हॉरिजॉन्टल एफडीआई में क्या होती है दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है अपनी मार्केट वैल्यू को बढ़ाने के लिए, अपने शेयर की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, इसलिए। और जो वर्टिकल एफडीआई होती है वो वर्टिकल एफडीआई में क्या होता है कि इसमें भी मर्ज होती है या एक्वायर करती है कंपनी दूसरी कंपनी में, एक कंट्री दूसरी कंट्री की कंपनी को। वर्टिकल एफडीआई जो होता है मर्ज विद अनदर कंपनी ऑफ द डिफरेंट कंट्री जस्ट टू ऐड मोर वैल्यू ऑफ देयर वैल्यू चेन, इट वुड बी कॉल्ड द वर्टिकल एफडीआई, जिसको मतलब हम बोल सकते हैं कि जिसमें एक कंपनी होती है एक कंट्री का, वो दूसरी कंपनी के दूसरी कंट्री के कंपनी में क्या करती है? एक्वायर करती है, मर्ज करती है, बस अपनी वैल्यू चेन को बढ़ाने के लिए, उसको बोलते हैं वर्टिकल एफडीआई। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि रॉ मटेरियल जो सप्लाई कर रहा है एक कंट्री दूसरी कंट्री के कंपनी को, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल एफडीआई। ठीक है, तो ये सारे के लिए मतलब ग्रीन फील्ड एफडीआई हो गया, हॉरिजॉन्टल एफडीआई होता है, वर्टिकल एफडीआई होता है, इन सब में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन एक्विजिशन में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। एक्विजिशन में हम कंसिडरेशन पे करते हैं। ठीक है, तो एक्विजिशन यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, क्योंकि एक्विजिशन में ही होस्ट कंट्री करने के लिए, यानी जिस कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जिस कंट्री में आप अपनी बिजनेस सेटअप करते हो उसे होस्ट कंट्री कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो अमेरिका होस्ट कंट्री हो जाएगी और इंडिया जो होगी वो होम कंट्री हो जाएगी। तो उस केस में बोला है कि नो न्यू इन्वेस्टमेंट इन द होस्ट कंट्री इज क्रिएटेड इन केस ऑफ, तो ग्रीन फील्ड एफडीआई में करनी पड़ती है, ओरिजेंटल एफडीआई में करनी पड़ती है, वर्टिकल एफडीआई में करनी पड़ती है। एक्विजिशन में न्यू इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है इन केस ऑफ द होस्ट कंट्री, सो इसलिए इसका बी ऑप्शन होगा। अब समझ में आया होगा आप। नाउ 14 क्वेश्चन क्या है? फर्म इन्वेस्टिंग इन अ फॉरेन कंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट देयर इन क्रिएशन ऑफ द, अ फर्म इन्वेस्टिंग इन फॉरेन कंट्री, अगर फॉरेन कंट्री में एक फर्म में कोई इन्वेस्टिंग करना चाहती है तो डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देयर इन क्रिएशन ऑफ, उसके लिए क्या क्रिएशन करने की जरूरत होती है? एसेट सीकिंग एफडीआई, बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई, फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई, डिस्ट्रीब्यूशन एफडीआई। फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई करनी पड़ेगी। फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई क्या होती है? इसमें ये एक ऐसा वर्टिकल एफडीआई होती है, ये वर्टिकल एफडीआई का ही पार्ट होता है, क्योंकि इसमें दो वर्टिकल एफडीआई दो पार्ट होती है, एक फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई होती है, एक बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई होती है। फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई वो होती है एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो उस प्रोडक्ट को टेक करती है आगे मूव कराने के लिए, आगे कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। एग्जांपल पे अगर जैसे मैं बात करूं तो कोई कार मैन्युफैक्चरिंग सपोज है, मान लेते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ऑस्ट्रेलिया में है, वो क्या करती है? वो इन्वेस्ट करती है किसी इंडिया में, मान लेते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करती है यहाँ की कंपनी कार डीलर कंपनी को, तो उसको हम बोलेंगे क्या? ये आपका फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई हो गया। ऑस्ट्रेलिया में कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो इन्वेस्ट करती है होल सेल कार डीलर कंपनी को इंडिया में, तो ये फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई होता है। तो इसलिए कोई भी अगर फॉर्म इन्वेस्टिंग फॉरेन कंट्री में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है प्रोडक्ट को, तो वो उसके लिए आपको फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नाउ 15 द डिसएडवांटेज ऑफ द ग्रीनफील्ड एफडीआई एज कम्पेयर टू एक्विजिशन।
ये बोल रहा है कि डिसएडवांटेज क्या होती है ग्रीनफील्ड एफडीआई का एज़ कम्पेयर टू एक्विजिशन। तो क्या होगा, प्रॉफिट विल बी लेस, प्रॉफिट कम होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल बी हाई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेसर कंट्रोल इन द मैनेजमेंट, नहीं, ये भी नहीं। डिले इन द एस्टेब्लिशमेंट, या करेक्ट, क्योंकि ग्रीन फील्ड एफ करेंगे तो जाहिर सी बात है आप पहले जाएंगे बिजनेस करने के लिए, आप दूसरी कंट्री में जाएंगे तो आपको लैंड ढूंढना पड़ेगा, लैंड ढूंढेंगे, फिर प्लांट वहाँ पे स्टेबल करेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है ग्रीन फील्ड एफ में। इसलिए एक्विजिशन में क्या होता है कि आपको पता है कि उस कंपनी के साथ मुझे मर्ज करना है, उस कंपनी के साथ मुझे एक्वायर करना है, एक्वायर होना है उस कंपनी के साथ, तो इसमें समय नहीं लगता है। एग्रीमेंट किया आपने और तुरंत आप अपने बिजनेस को मर्ज कर लिए, तो एक्विजिशन में समय नहीं लगता है, जबकि ग्रीनफील्ड एफडीआई में समय लगता है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है, और इसमें रिस्क भी ज़्यादा होती है। तो ये देखो, आज मैंने 15 क्वेश्चन इस फर्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस किया हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं 15 से आगे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।